Good morning, students. Welcome to EduCraft Academy, Crafting Young Minds. So, in this lecture, this is the lecture for 9th standard ICSE students and for the subject of history. So, in this video lecture, I am going to teach you about chapter number 6 of your syllabus, that is the rise and the growth of the Gupta Empire. Actually, इसको गुप्त कहा गया है, ये इस तरीके से है गुप्त, गुप्ता नहीं है, गुप्त है, ठीक है। तो गुप्ता ही कहेंगे, मैं इसको गुप्ता ही कहूंगा, आप लोग के मन में जो आए वो कहिएगा, लेकिन एक्चुअली ये गुप्त है, गुप्ता एम्पायर, एंड दिस इज बी प्रेजेंटेड बाय जहीर सर। ओके, चलिए अब यहां पर थोड़ा बहुत बैकग्राउंड समझना है। देखिए, जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो बैकग्राउंड तो समझते ही है, राइट। तो हिस्ट्री में हमने देखा नॉर्थ इंडिया में मौर्यन एम्पायर कैसे आता है, या नॉर्थ इंडिया में द राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म कैसे होता है, जैन्स और भगवान बुद्ध का जो जन्म है, ठीक है, वो जैनिज्म एंड बुद्धिज्म अपने आप में ही एक रिलीजन है, ठीक है। तो उसके बारे में देखा। नॉर्थ इंडिया की बात करूं क्योंकि इसके बाद हमने संगम एज शुरू किया था। जो संगम एज है वो कहाँ का है, साउथ इंडिया का है, ठीक है। और संगम एज के बाद जब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, वो चोल्स का आएगा। जो चोल्स भी साउथ इंडिया में है, लेकिन साउथ इंडिया अभी हम आइसोलेट करते हैं, अभी हम ध्यान देंगे नॉर्थ इंडिया पे। सो मौर्यंस थे नॉर्थ इंडिया में, अगेन द मौर्यन एम्पायर, ठीक है, बिंदुसार, अशोक एंड चंद्रगुप्त एंड ऑल, ठीक है। तो उसके बाद यहां पर मौर्यन एम्पायर के बाद दो और नई डायनेस्टीज आती है नॉर्थ इंडिया में, ठीक है, और उसके बाद आता है गुप्त एम्पायर, ठीक है, या गुप्तास। तो हम थोड़ा बहुत बैकग्राउंड देखते हैं, क्या है बैकग्राउंड, राइट। आफ्टर द ब्रेकअप ऑफ द मौर्यन एम्पायर, ठीक है, द सातवाहन्स एंड द कुशन्स या कुशान, ठीक है, यहां पर क्या है, सातवाहन्स या सातवाहनाज एंड द कुशान या कुशन, ठीक है। कुशन होता है एक्चुअली, इसको हम लिखते हैं कुशन, ठीक है, और ये है सातवाहन, ठीक है। लेकिन सातवाहन, द सातवाहनाज एंड द कुशन, ये दो डायनेस्टीज आती है, ठीक है। नॉर्थ इंडिया में क्या लिखा है, लिखा है आफ्टर द ब्रेकअप ऑफ द मौर्यन एम्पायर द सातवाहन्स एंड द कुशन्स इमर्ज्ड एज द टू लार्ज पॉलिटिकल पावर्स, ठीक है। लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है सातवाहन और कुशन, लेकिन एंशिएंट इंडिया में तो है ही, इसलिए ये आपको जानना जरूरी था। ओके, लिखा है द सातवाहन्स acted as a stabilizing factor in the Deccan and South, to which they gave political unity and economic prosperity on the strength of their trade and with the Roman Empire, ठीक है। मतलब अगर सातवाहन की बात करें तो सातवाहन जो है वो साउथ इंडिया में थे, और साउथ इंडिया में इन्होंने बहुत ही अच्छे से एस्टैब्लिश्ड रूल चलाया, किसकी बदौलत, अपनी ट्रेड की बदौलत। ट्रेड किससे करते थे, अगेन रोमन एम्पायर से करते थे, ठीक है, राइट। लेकिन द कुशान्स परफॉर्म द सेम रोल इन द नॉर्थ। बोथ दिस एम्पायर came to an end in the middle of the 3rd century AD, ठीक है। मतलब जब हम संगम एज पढ़ते हैं, ठीक है, वो 3 BC से 3rd सेंचुरी BC से कहेंगे 3rd सेंचुरी AD तक था, और इसी के बीच में कहेंगे सातवाहन भी आए, राइट, और कुशन्स भी आए। अब देखिए कैसे हम BC से AD में आ गए, मालूम पड़ा ना बेटा, ठीक है। BC में जैनिज्म पढ़े थे, मौर्यंस पढ़े थे, उसके बाद संगम एज, और ये तो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो ये भी उसी समय पे थे सातवाहन एंड कुशन, ठीक है। तो ये कब आए थे, दे केम टू एन एंड इन द 3rd सेंचुरी AD, राइट। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो कुशन है वो कहां थे, नॉर्थ इंडिया में, ठीक है, राइट, और सातवाहन साउथ इंडिया में, डेक्कन में थे, राइट। तो अभी देखते हैं क्या लिखा है। ऑन द रुइंस ऑफ द कुशन एम्पायर अरोज अ न्यू एम्पायर, ठीक है। मतलब यहां पर क्या है, कुशन जो कुशान थे, ठीक है, उनके जाने के बाद यहां पर उनके ही रुइंस पे, उनके ही अवशेषों पर एक नया एम्पायर खड़ा होता है, ठीक है।
which established its sway over a good part of the former dominions of both the Kushans and the Satvahan। मतलब ये नया डायनेस्टी जो आया था इसने एक बढ़िया से रूल एस्टैब्लिश किया। किसके रूइंस पर? तो कहेंगे सातवाहन्स के रूइंस पर और कुशन्स के रूइंस पर। ठीक है, मतलब ये जब डायनेस्टी का डिक्लाइन हुआ तो एक नया डायनेस्टी बनता है। दिस वॉज द पावर ऑफ गुप्ताज। ठीक है, और ये नया डायनेस्टी कौन सा था? तो कहेंगे गुप्त थे, गुप्ताज थे। Who may have been of वैश्य ओरिजिन, जो कौन थे? जो वैश्य थे। कौन थे? वैश्यस। आपको पता ही है वैश्य जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य आते हैं और फिर शूद्र होते हैं। ठीक है, तो वैश्य ओरिजिन से गुप्तास थे। Although the Gupta Empire was not as large as the Mauryan Empire, it kept North India politically united for more than a century, from 335 to 455। ठीक है, मतलब कहेंगे कहीं ना कहीं 345 to 445, मतलब चौथी सेंचुरी और पांचवी सेंचुरी एडी। एडी, हाँ, अब एनो डोमिनी आ चुका है, मतलब अब क्राइस्ट को जाने को भी 400 साल बीत चुके हैं। ओके, ठीक है, तो प्लीज ध्यान रखिएगा। द ओरिजिनल किंगडम ऑफ गुप्ताज, ठीक है, कंप्राइज्ड ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार एंड एट द एंड ऑफ द 3rd सेंचुरी। ठीक है, राइट। अब आगे देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट जो है, जो नेक्स्ट टॉपिक है या लेट अस से नेक्स्ट लाइन जो है। ठीक है, बिहार और उत्तर प्रदेश में इनका साम्राज्य हुआ करता था। ठीक है, 3rd सेंचुरी एडी में उत्तर प्रदेश seems to have been a more important province for the Guptas than Bihar because the early Gupta coins and inscriptions have been mainly found in that state। ठीक है, तो ऐसे भी हम पता लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है, ठीक है, वो गुप्तास का गढ़ हुआ करता था, मेन प्रोविंस हुआ करता था। क्यों? क्योंकि हमें बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस अभी आपके अभी आगे है ना, आपको जो है मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। देखिए ये इंस्क्रिप्शंस है, ठीक है, ये कुछ इंस्क्रिप्शंस है वो इंक्लूड किए हैं और कुछ कॉइन्स हैं, सी, ठीक है, ये भी इंक्लूड किए हैं मैंने। तो ये सारे जो इंस्क्रिप्शंस है, जो कॉइन्स है, राइट, वो हमें कहाँ से मिलते हैं? राइट, तो कहेंगे उत्तर प्रदेश से मिलते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश ज्यादा इंपॉर्टेंट था इनके लिए, इनके राज्य में। इफ वी लीव आउट सम फ्यूडिटरीज एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स whose inscriptions have been mostly found in Madhya Pradesh, Uttar Pradesh will stand out as the most important area in respect of the finds of the Gupta's antiquities। ठीक है, मतलब अगर हम गुप्तास के जो रॉयल फैमिली है वहां पर जो फ्यूडेटरी है, फ्यूडेटरी समझते हो? फ्यूडेटरी का मतलब होता है सामंत। जो सामंत होते हैं उनको फ्यूडेटरी कहा जाता है। अब सामंत नहीं पता होगा आपको, सामंत का मतलब एक तरीके समझ लीजिए कि ऑफिशियल्स, जो बड़े बड़े लोग थे, जो बहुत ही कहेंगे पहुंचे हुए लोग थे अदर देन गुप्तास, वो भी अपने नाम पर कॉइन्स इशू करवाते थे। ठीक है, तो अगर हम मध्य प्रदेश को भी छोड़ दे तो हमें पता लगता है कि उत्तर प्रदेश जो है, ठीक है, वो उनका गढ़ हुआ करता था। हेंस उत्तर प्रदेश सीम्स टू हैव बीन द प्लेस वेयर द गुप्तास ऑपरेटेड एंड फैंड आउट इन डिफरेंट डायरेक्शंस। ठीक है, probably with their center of power at Prayag। ठीक है, they spread in the neighboring regions। याद रहेगा? ठीक है, तो प्रयाग का मतलब कहेंगे इलाहाबाद। इलाहाबाद जो है उस समय पे, आज के समय पे इलाहाबाद या प्रयागराज भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो गुप्तास के समय पे ये उनका सेंटर हुआ करता था, राइट, तो प्रयाग उनका सेंटर हुआ करता था और वहां से फैंड आउट का मतलब होता है वहां से ये लोग फैले। कहां फैले? दूसरे नेबरिंग कंट्रीज में फैले। ठीक है, द गुप्तास वर पॉसिबली द फ्यूडिटरीज ऑफ कुशन्स इन द उत्तर प्रदेश। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं हम देखते क्या है, हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि जब एक डायनेस्टी का डिक्लाइन होता है तो उसी डायनेस्टी में से कोई निचले स्तर का या कहेंगे उन्हीं का ऑफिशियल क्या करता है,
दूसरी डायनेस्टी को एस्टैब्लिश करता है, इनकी डायनेस्टी को हटाकर। ठीक है, जैसे हम मौर्यस देखते हैं। ठीक है, तो मौर्यस की डायनेस्टी कहां से शुरू हुई थी, मतलब धनानंद के बाद नंद डायनेस्टी। नंद डायनेस्टी में कुछ लोग कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है, ठीक है, राइट, वो यहीं कहीं पर नंद डायनेस्टी में ही काम करता था, ऐसा भी कुछ हमने देखा है। तो यहां पर भी क्या है, जो गुप्ताज है वो कौन सी डायनेस्टी से आते हैं, कुषाण डायनेस्टी से। मतलब कुषाण डायनेस्टी के बाद, मतलब यहीं पर ये लोग फ्यूडेटरीज थे, ठीक है, सामंत थे, ऑफिशियल्स थे, राइट, और अपना खुद का नया डायनेस्टी शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख लेंगे मॉडर्न इंडिया में देखते हैं तो जो मैसूर का स्टेट है, मैसूर आपको पढ़ा चुका हूं 8 स्टैंडर्ड में, ठीक है, वहां पर हैदर अली जो था वो क्या था, एक हॉर्समैन था। ठीक है, फिर धीरे धीरे कमांडर इन चीफ बनता है, सेनापति बनता है, और फिर क्या करता है, वोडेयार डायनेस्टी को हटा देता है और अपना डायनेस्टी एस्टैब्लिश करता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये लोग भी क्या थे, तो फ्यूडेटरीज थे ऑफ गुप्ताज। ठीक है, द गुप्ताज वर पॉसिबली द फ्यूडेटरीज ऑफ द कुशन्स इन दी उत्तर प्रदेश एंड सीम्ड टू हैव सक्सीडेड देम विदाउट एनी वाइड टाइम लैग। ठीक है, और तुरंत ही कहेंगे कि गुप्ताज ने अपना डायनेस्टी एस्टैब्लिश कर दिया। ठीक है, एट मैनी प्लेसेस इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार द कुशन एंटिक्विटीज। एंटिक्विटीज का मतलब क्या, तो कहेंगे जो पुराने पुरातत्व है, मतलब जो प्रूफ है, एंटिक चीजें। अभी एंटिक चीजें कह सकते हैं, एग्जाम्पल्स कह सकते हैं, जैसे कि कॉइन्स हो गया, मूर्ति हो गई। तो हमें ये मूर्तियां कहां मिलती है, उत्तर प्रदेश और बिहार में मिलती है। आर इमीडिएटली फॉलोड बाय दी गुप्ताज एंटिक्विटी। ठीक है, इट इज लाइकली दैट गुप्ताज लर्न टू द यूज ऑफ सैडल, रेन्स, बटन्ड कोट्स, ट्राउजर्स एंड बूट्स फ्रॉम द कुशंस। अब याद रखिए सैडल क्या होता है, क्या होता है सैडल, पता है किसी को, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैडल? सैडल का मतलब क्या है, नहीं पता। It is हॉर्स used for सैडल, mounting horse. आप अगर बोलेंगे तो सुनाई नहीं देगा मुझे। हॉर्स सैडल क्या होता है बेटा? यस, हॉर्स सीट। हम लोग कांकरिया जाके घोड़े पे जो बैठते थे, तो घोड़े पे बैठने का जो सीट होता है उसको हॉर्स सैडल कहा जाता है। ठीक है, तो वो कुछ ऐसे शेप का होता है ना, इस शेप का, और यहां पर पैर रखने की जगह होती है, तो ये है हॉर्स सैडल। तो सैडल तो क्या कहा गया है, कहा गया है कि गुप्ताज ने जो सैडल है, ठीक है, या रेंज है, रेंज का मतलब लगाम, ठीक है, जो घोड़े की लगाम है, या बटन कोट्स, ट्राउजर्स एंड बूट्स, वो किससे सीखे, कुषाण से ही सीखे। मतलब कुषाण पहले थे और उनके बाद कौन आते हैं, गुप्ताज आते हैं। ओके, ठीक है, ऑल दिस गेव देम मोबिलिटी एंड मेड देम एक्सेलेंट हॉर्समैन। ठीक है, राइट, तो ये सब चीजें हैं जो हमने कुषाण से ली है, या गुप्ताज ने कुषाण से ली है। In the Kushan scheme of things, chariots and elephants had ceased to be important. देखिए क्या लिखा है, लिखा है कि कुषाण के समय पर, जो मौर्यन एज में हम जब देखते हैं कि मौर्यंस में जब 9000 हाथी होते हैं और कुछ हाथी सेलुकस को भेजे जाते हैं, ठीक है, राइट, कुछ चैरियट सेलुकस को भेजे जाते हैं, तो कुषाण के समय पर, ठीक है, कुषाण या सातवाहंस के समय पर इनका इंपॉर्टेंस, किसका इंपॉर्टेंस, एलिफेंट्स का और चैरियट्स का खत्म हो जाता है। ठीक है, और किसका शुरू होता है, हॉर्सेस। हॉर्सेस प्लेड द मेन पार्ट। ठीक है, दस दिस ऑल्सो सीम्स टू हैव बीन विद द केस ऑफ द गुप्तास ऑन हुज कॉइन्स हॉर्समैन वर रिप्रेजेंटेड। ठीक है, तो जब गुप्तास के हमें कॉइन्स मिलते हैं तो वहां पर घुड़सवार, ठीक है, राइट, वहां पर छपे होते हैं। ऑल्दो सम गुप्ता किंग्स आर डिस्क्राइब्ड एज एन excellent and unrivaled chariot warriors, their basic strength lay in the use of the horses. Okay, अब आगे देखते हैं क्या लिखा है, लिखा है द गुप्ताज एंजॉयड सर्टन मटीरियल एडवांटेजेस, द सेंटर ऑफ देयर ऑपरेशंस ले इन द fertile land of मध्य देश, covering
बिहार एंड उत्तर प्रदेश। और आपको पता ही है आज भी यूपी और बिहार जो गंगा यमुना जो गंगा है उनकी ट्रिब्यूटरीज बहुत सारी यहाँ से ही बहती है। और 10th में आपको सिखाऊंगा कि यहाँ पर अलुवियल सॉइल भी है, बहुत ज़्यादा अलुवियल सॉइल है। तो ये लैंड कैसी है, बहुत ही फर्टाइल लैंड है, ठीक है, राइट। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा इनको पैसा आता था। दे कुड एक्सप्लॉइट द आयरन ओर्स ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड साउथ बिहार। सही है, ठीक है। आप देखिए अगेन 10th में आएगा नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, तो आप देखेंगे, ठीक है, कि बहुत सारी जो आयरन माइंस है, क्या है, आयरन माइंस, ये जो कहेंगे लोहे की जो खदानें हैं वो हमें कहाँ मिलती है, यूपी में मिलती है। यूपी से ज़्यादा साउथ बिहार में, ठीक है, वेस्ट बंगाल में। उस समय का बिहार वेस्ट बंगाल भी था और उड़ीसा भी था, ठीक है, तो वो यहाँ से मिलता है। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। फर्दर they took advantage of the proximity of the areas in the north which carried on silk trade with the Eastern Roman Empire, also known as the Byzantine Empire, ठीक है, राइट। तो ये भी बताया आपको, बाइजेंटाइन एम्पायर जो रोमन एम्पायर था इसको बाइजेंटाइन एम्पायर कहा जाता है, बाइजेंटाइन या जस्टिनियन, ठीक है, उसके नाम पर ये एम्पायर बना है। ऑन अकाउंट ऑफ दिस favorable factors, the Gupta set up their rule over Anuganga, that is the middle Gangetic basin, the Prayag, that is the modern Allahabad, ठीक है, साकेत, that is the modern Ayodhya, एंड मगध, ठीक है। मतलब आप समझ सकते हैं कि गुप्त एम्पायर जो है या गुप्तास का जो राज्य है वो कहाँ था, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा था और बिहार में भी था, ठीक है। इन कोर्स ऑफ टाइम दिस किंगडम बिकेम एन ऑल इंडिया एम्पायर। द कुशान पावर in the North India came to an end around AD 230, ठीक है। तो कुशान का जो डिक्लाइन था वो 230 AD में खत्म हो चुका था। एंड देन अ गुड पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया फेल अंडर द रूल ऑफ मुरुंदास हु वर possibly the kinsmen of the Kushans, ठीक है। The Murundas continued to rule about 20 years, ठीक है, 250 AD। 25 years later in 275 the dynasty of Guptas came to power, ठीक है। तो ये था बैकग्राउंड, याद रहेगा बैकग्राउंड क्या था। अब ऐसा नहीं है कि मौर्यास के बाद हमें डायरेक्टली गुप्तास पढ़ना है, लेकिन उसके बीच में दूसरी भी डायनेस्टीज आई, जैसे कि मुरुंदास, ये कुशान्स आए, सातवाहन आए, मुरुंदास आए, ठीक है, लेकिन इनका हिस्ट्री में इतना ज़्यादा योगदान नहीं था, इसीलिए हम कुछ मेन डायनेस्टीज को ही पढ़ते हैं, ठीक है, राइट। अब जरा यहां से कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। आपसे एक क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी? हु फाउंडेड मौर्यन डायनेस्टी? मौर्यन डायनेस्टी का जरा लीनिएज बताइए भाई साहब। सबसे पहला राजा कौन सा था मौर्यास का? सर चंद्रगुप्त मौर्य। बोलोगे नहीं तो नहीं सुनाई देगा। यस, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन आए? चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन आए? उनके बेटे आए, कौन आए? बिंदुसार। और बिंदुसार के बाद, बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है। अब जरा गुप्त डायनेस्टी जरा देखते हैं, ठीक है, गुप्त डायनेस्टी जरा देखते हैं। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट किंग ऑफ गुप्त डायनेस्टी वॉज वॉट? चंद्रगुप्त वन। याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। मैंने कहा था ना, लेक्चर के स्टार्टिंग में ही कहा था, जो रिकॉर्ड में नहीं है लेकिन कहा था कि मौर्यन डायनेस्टी का भी स्थापक, जो संस्थापक है, जो फाउंडर है, वो कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य है। इसके पीछे इनका सरनेम लगता है, जो मौर्य डायनेस्टी, जो मौर्य ट्राइब से बिलोंग करता था, मौर्यन डायनेस्टी, ठीक है। लेकिन जो गुप्त है, जो गुप्त डायनेस्टी है, उनका भी जो इंपॉर्टेंट किंग है वो कौन है? चंद्रगुप्त वन। वन याद रखिएगा, वन, ठीक है, ये गुप्त डायनेस्टी से है।
ओके, अब देखिए, ये नाम कहीं सुना है? लिच्छवी, लिच्छवी, राइट? जैनिज्म बुद्धिज्म में सुना होगा, यस, ठीक है, राइट। तो जरा यहां पर भी वही है, क्योंकि हम नॉर्थ इंडिया की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना बेटा, तो नॉर्थ इंडिया में सब कुछ कॉमन है। ओके, राइट। सो क्या लिखा है? चंद्रगुप्त वन, ही मैरिड अ लिच्छवी प्रिंसेस फ्रॉम नेपाल which strengthened his position. The Guptas were possibly Vaishyas, and hence marriage in a Kshatriya family gave them prestige. याद रखिएगा क्या है, जब जब हम वैदिक काल पढ़ते हैं तब हम क्या पढ़ते हैं? तब हम पढ़ते हैं कास्टिज्म या जो वर्ग है, वर्णा सिस्टम पढ़ते हैं, वर्ण सिस्टम पढ़ते हैं, और यहां पर वैश्य है। तो वैश्य कौन है? गुप्ताज है, ठीक है। जब ये अपने ऊपर के लोगों से शादी का मैत्री संबंध बनाएंगे तो क्या होगा? मतलब ये लिच्छवी प्रिंसेस जो थी, ठीक है, उनसे जब शादी करते हैं जो नेपाल में है, राइट, तो इनका प्रेस्टीज बढ़ेगा। अपने से ऊपर शादी की है ना, अपने से नीचे तो शादी नहीं की, ऊपर से शादी की है, तो क्या है? यस, यही लिखा है, लिखा है कि इसीलिए गुप्तास का जो डायनेस्टी का जो प्रेस्टीज था, जो वर्चस्व था, ठीक है, वो ज्यादा बढ़ा। चंद्रगुप्त वन seems to have been a ruler of considerable importance because he started Gupta era. कब शुरू किया? 319 to 320 AD के आसपास, which marked the date of his accession. तो कहीं ना कहीं अभी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, कहीं पर 275 AD, ठीक है, राइट, और यहां पर क्या लिखा है? 319, मतलब ऑलमोस्ट बहुत डिफरेंस है, 50 साल का डिफरेंस है, लेकिन कहीं ना कहीं 50 साल का डिफरेंस हिस्ट्री में चलता है, ठीक है, क्योंकि वी आर नॉट श्योर। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है लेटर many inscriptions came to be dated in the Gupta Empire. आज जरा होमवर्क है, विक्रम संवंत, क्या है? जरा जानकर आइएगा, विक्रम संवंत क्या है? गुजराती में आता है, होमवर्क है, ठीक है, आज का होमवर्क है, इसको अभी मत सॉल्व करिएगा, मुझे पता है आप फटाफट है ना गूगल करेंगे और फटाफट उसका लिंक भेज देंगे। हाँ रावल रुद्र, मुझे पता है, ठीक है, आप लोग जानकर आइए और कल मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा इसके बारे में, ठीक है। विक्रम संवंत क्या है? ओके, ठीक है, ये होमवर्क है आपका। चलिए अब आगे देखते हैं, इसके बाद ये डेट आया ना, इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलिए अब आते हैं समुद्रगुप्त, द मेन इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। समुद्रगुप्त के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, ये बहुत ही उम्दा राजा थे उस समय पे, अपने गुप्ता एज के सबसे इंपॉर्टेंट राजा थे समुद्रगुप्त, ठीक है। लिखा है द गुप्त किंगडम वॉज एनलार्ज एनॉमसली, ठीक है, इसीलिए इसको कहीं ना कहीं आपकी बुक में नेपोलियन भी कहा है, शायद, आई एम नॉट श्योर, शायद आपके टीचर ने सिखाया है, आपके टीचर ने सिखाया है इसको, नेपोलियन भी कहा है, ठीक है, नहीं जाने दीजिए, चलिए कोई नहीं, स्कूल में नहीं सिखाया तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर आएगा तो मैं बता दूंगा, या तो आप लोग अपने टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं, ठीक है, या शायद मैं गलत भी हूं, ठीक है। द गुप्त किंगडम वॉज एनलार्ज्ड एनॉर्मसली बाय चंद्रगुप्त वंस सन एंड सक्सेसर समुद्रगुप्त, दैट इज इन 335 to 380 AD। मतलब यहां पर जो गुप्त साम्राज्य है, जो गुप्त डायनेस्टी है या गुप्ता डायनेस्टी है, वो फाउंड की गई बाय चंद्रगुप्त मौर्य, सॉरी देखो मैं भी गड़बड़ा गया, चंद्रगुप्त वन, एंड उनके बाद उनका ही बेटा दैट इज समुद्रगुप्त, ठीक है। तो समुद्रगुप्त ने यहां पर इंपॉर्टेंट रोल निभाया। चंद्रगुप्त ने कहेंगे डायनेस्टी एस्टैब्लिश की, उसको फॉर्म किया, मतलब उसको एकदम स्ट्रेंथन किया, और समुद्रगुप्त ने क्या किया? उसको एक्सपैंड किया, ऑल इंडिया बनाया, ठीक है, राइट। अब देखते हैं आगे क्या लिखा है। लिखा है ही वॉज द ऑपोजिट ऑफ अशोक। अशोक बिलीव्ड इन अ पॉलिसी ऑफ पीस एंड नॉन अग्रेशन, ठीक है,
राइट, मतलब अशोक जो है उससे अपोज, अब इसको कंपेयर कर रहा है हमारा जो राइटर है ना, समुद्रगुप्त को कंपेयर कर रहा है किससे, अशोक से। अशोक अपने लेटर फेज में जब बुद्धिज्म अपनाता है तो वो बुद्धिज्म में क्या करता है, वो तो कहेंगे कि नॉन अग्रेशन की पॉलिसी अपनाता है या पीस की अपनी पॉलिसी अपनाता है। लेकिन समुद्रगुप्त भाई साहब जो है क्या है, एकदम कॉन्ट्रैरी है, अपोजिट है। समुद्रगुप्त डिलाइटेड इन वायलेंस एंड कॉन्क्वेस्ट। समुद्रगुप्त को मजा आता था, ठीक है, वायलेंस में, वॉर लड़ने में, और किसमें, कॉन्क्वेस्ट में, हराने में। कॉन्क्वेस्ट करना मतलब नई नई जगह को अपने कब्जे में लेना। हिज कोर्ट पोएट, अब जरा नाम याद रखिएगा, ठीक है, हरिसेन। हरिसेन या हरिसेना लिखा है, लेकिन यहां पर जहां मैंने पढ़ा है उसको हरिसेन कहा जाता है, या भारत में, इंडिया में, हिंदी में इनको हरिसेन कहा जाता है। हरिसेन उनके ही कोर्ट पोएट थे, समुद्रगुप्त के जो कोर्ट पोएट थे, ठीक है, हरिसेन या हरिसेना या हरिसेन, मैं हरिसेन कहूंगा, wrote a glowing account of the military exploits of his patron. In a long inscription, the poet enumerates the peoples and the countries that were conquered by समुद्रगुप्त। ठीक है, मतलब जब ये अपनी बुक लिखता है तब समुद्रगुप्त ने जो कहेंगे कि जो कंट्रीज या जो नए राज्य को अपने अधीन किया था, अनेक्स किया था, उसके बारे में एक लंबा सा डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। The inscription is engraved at Allahabad on the same pillar as carries an inscription on the peace-loving Ashok। ठीक है, राइट, मतलब क्या है, अब इलाहाबाद का जो पिलर है, देखो ये रहा, ये इलाहाबाद का पिलर है जहां पर ये इंस्क्रिप्शन है। थोड़ा सा इमेज फेड हो गया है, लेकिन यू कैन सर्च ऑन द इंटरनेट। देखिए ये जो इंस्क्रिप्शन है जहां पर अशोक के बारे में भी बताया गया है, ठीक है, तो ये इंस्क्रिप्शन जो है क्या लिखा है, देखो, द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ समुद्रगुप्त, ठीक है, और लाइंस, पर्टिकुलर लाइंस लिखी है, 3 लाइन, लाइन 30, 31 एंड 33, उसके बारे में ही बताया है। ठीक है, अब मैं ये हिंदी में नहीं पढ़ूंगा इसको, भवन गमनावाप्त लिलित सुखवी चरण, ये सब नहीं पढ़ूंगा मैं, ठीक है, अब यहां से पढ़ूंगा, ये इंग्लिश वाला जो है वो पढ़ूंगा, ओके। लेकिन ये सब कहेंगे कि आपको पता है कौन सी स्क्रिप्ट में लिखा है, देवनागरी में लिखा है, ठीक है, राइट, लेकिन ये सब बाद में पढ़ेंगे। अभी यहां देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है, द इंस्क्रिप्शन इज एनग्रेव्ड ऑन एट द इलाहाबाद on the same pillar as carries an inscription of the peace loving Ashok। मतलब क्या है, एक तरीके से अशोक के बारे में जो लिखा है उसके ही सेम नीचे कहेंगे वहीं पर समुद्रगुप्त के बारे में लिखा है। The places and the countries conquered by Samudragupta can be divided into 5 groups. One includes princes of Ganga Yamuna Doab who were defeated and whose kingdoms were incorporated into the गुप्त एम्पायर। ठीक है, मतलब पहला क्या है, बस अपने आपस का जो है, दैट इज दी गंगा, गंगा वाला एरिया, गंगा यमुना दोआब, आपको पता ही है क्या है दोआब का मतलब, दो, आब, दो मीन्स व्हाट, टू, आब मतलब पानी, वाटर, ठीक है, तो जहां पर दो नदियां मिलती है उसके बीच का एरिया उसको दोआब कहते हैं, राइट। सो पहला जो है गंगा यमुना दोआब के आसपास वाला एरिया, ठीक है। सेकेंड, ग्रुप 2 इंक्लूड्स द रूलर्स ऑफ द ईस्टर्न हिमालयन स्टेट्स, सम फ्रंटियर स्टेट्स सच एज प्रिंसेस ऑफ नेपाल। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी शादी, इनकी डैडी की शादी नेपाल में हुई थी, ठीक है, इनकी मम्मी का नैनीहाल है वहां पर एक तरीके से, राइट। सो नेपाल, आसाम, बंगाल, हु वर मेड टू फील द वेट ऑफ समुद्रगुप्ताज आर्म्स। मतलब एक तरीके से बोला गया है कि समुद्रगुप्त की ताकत का अंदाजा, ठीक है, इनको पता लगा था, तभी तो ये लोग इसके अंडर आए थे, ठीक है, हालांकि वॉर ही हुआ था। एंड इट ऑल्सो कवर्स सम ऑफ द रिपब्लिक्स ऑफ पंजाब, राइट। तो अगर ये भारत देखे, राइट, सॉरी वो थोड़ा गड़बड़ी हो गया, तो यहां पर इनका सेंटर हुआ करता था। अब यहां से भाई साहब नेपाल गए, आसाम गए, बंगाल गए और यहां पंजाब गए, तो ये पूरा एरिया जो है गुप्त एम्पायर के अंडर आया था। द रिपब्लिक्स विच फ्लिकर्ड ऑन द ruins of the Mauryan Empire
were finally put out by Samudragupta. ठीक है. Group 3 includes the forest kingdoms situated in the Vindhya region and known as Atavik Rajyas were brought under the control of the Samudragupta. अब ये विंध्या कहाँ पर है? विंध्या पर्वत आपको पता ही है. विंध्या पर्वत जो है, ठीक है, यहाँ पर है गुजरात के और राजस्थान के बॉर्डर्स पे जो विंध्यास आते हैं, ठीक है, वहां पर है विंध्या पर्वत. राइट, तो ये यहां तक इनका कैप्चर था. ग्रुप 4 इंक्लूड्स 12 रूलर्स ऑफ द ईस्टर्न डेक्कन एंड साउथ, मतलब साउथ में भी गए थे डेक्कन में, यहां पर और यहां पर, हु वर कॉन्क्वर्ड एंड लिबरेटेड समुद्रगुप्त's आर्म एंड रीच एज फार एज कांची इन तमिलनाडु. सोचिए, तमिलनाडु तक गए थे. वहां पर पल्लव्स थे, वेयर द पल्लवास या पल्लव्स वर कंपेल्ड टू रिकॉग्नाइज हिज सुजरेनिटी. सुजरेनिटी का मतलब क्या है मालूम ही है आपको. सुजरेनिटी का मतलब किसी के अंडर आना. तो पल्लव्स भी इनके सामने झुक गए थे. ठीक है. ग्रुप 5 इंक्लूड्स द नेम्स ऑफ द शक एंड द कुशान्स एंड सम ऑफ देम रूलिंग इन अफगानिस्तान. It is said that Samudragupta swept them out of the power and received submission of the rulers of distant lands. ठीक है, राइट. अब सोचिए कितना महान राजा था कि अफगानिस्तान तक गया, साउथ इंडिया में पल्लव्स तक गया, यहां पर ईस्ट में आसाम तक गया, नेपाल तक गया. राइट, तो पूरा भारत जो है एक तरीके से अशोक जैसा इसने अपना राज्य अपनाया था. इसीलिए कहीं ना कहीं समुद्रगुप्त या गुप्ता एम्पायर को कहेंगे गोल्डन एज भी कहा जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ यहां पर बहुत सारा आर्ट था, लिटरेचर था. ठीक है, इसीलिए. और कॉइन्स थे, बहुत सारे इंस्क्रिप्शन मिलते हैं. आप अजंता एलोरा केव्स देखेंगे तो वहां पर भी इनका कहीं ना कहीं आर्ट और लिटरेचर में योगदान था. ठीक है, तो ये है द गोल्डन एज ऑफ द गुप्तास. ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है. लिखा है द प्रेस्टीज एंड इन्फ्लुएंस ऑफ समुद्रगुप्त. अब देखिए मैं समुद्रगुप्त पे ज्यादा एम्फेसाइज क्यों कर रहा हूं. ठीक है, राइट, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है गुप्त एम्पायर को जो अपने पीक पर लेकर गया था, जो अपने एक्सपेंशन पर लेकर गया था, दैट इज व्हाई ही इज नोन एज व्हाट. देखो यहां पर क्या लिखा है, जो मैंने कहा था वो सही था. ठीक है, आपके बुक में भी है बेटा, मैंने पढ़ा है ये चीज. ठीक है, राइट. तो ये है आपके बुक में, दैट इज द नेपोलियन ऑफ इंडिया. राइट, क्यों नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा गया है आपको पता ही है. अब देखिए लिखा है द प्रेस्टीज एंड इन्फ्लुएंस ऑफ समुद्रगुप्त स्प्रेड इवन आउटसाइड इंडिया. ठीक है, कहां पर? चाइनीज में. क्यों? क्योंकि इनके समय पर एक फॉरेन ट्रैवलर आए थे, फाहिन, जो नालंदा विश्वविद्यालय है, नालंदा यूनिवर्सिटी है, अब इसके बारे में भी आगे शायद हम पढ़ेंगे. नालंदा विश्वविद्यालय, वहां पर फाहिन आए थे. ठीक है, फाहिन कौन है? एक चाइनीज ट्रैवलर है. राइट, तो सीधी सी बात है, जब ये समुद्रगुप्त बुलाएगा इनको तो इनके बारे में लिखेंगे. राइट, ठीक है, तो बस यही लिखा है. लिखा है द प्रेस्टीज एंड इन्फ्लुएंस ऑफ समुद्रगुप्त स्प्रेड इवन आउटसाइड इंडिया. अकॉर्डिंग टू अ चाइनीज सोर्स, मेघवर्मन, the ruler of Sri Lanka, sent a missionary to Samudragupta for permission to build a Buddhist temple at Gaya. अब देखिए क्या है, भगवान बुद्ध तो चले गए थे, लेकिन अशोक की मेहनत काम आई. अशोक ने क्या किया था अपने बेटे को, क्या था उनके बेटे का नाम? महेंद्र. ठीक है, और बेटी का नाम संघमित्रा, याद है? ठीक है, इनको कहां भेजा था? श्रीलंका भेजा था. क्यों भेजा था? एज अ मिशनरी भेजा था. ठीक है, और ये मिशनरी क्या कर रहे थे श्रीलंका में? तो कहेंगे बुद्धिज्म का प्रचार कर रहे थे. अब जाहिर सी बात है कि श्रीलंका एक बुद्धिस्ट कंट्री हो चुका था. तो अब यहां पर अब सोचिए कि अब श्रीलंका जो बुद्धिज्म हो चुका है, जो बुद्धिज्म रिलीजन अपना चुका है, अब उसका राजा मेघवर्मन क्या करता है? अब वापस भारत भेजता है अपने एक मिशनरी को, और समुद्रगुप्त से परमिशन लेने के लिए कि भाई साहब मुझे गया, अब आपको पता है बोध गया का क्या इंपॉर्टेंस है आपको पता ही है, जहां पर भगवान बुद्ध को एनलाइटमेंट हुआ था. बोले वहां पर मुझे एक बुद्धिस्ट टेंपल बनाने की परमिशन दीजिए. देखिए, है ना, तो यही लिखा है. लिखा है कि श्रीलंका का जो राजा था मेघवर्मन,
उसने क्या किया, एक मिशनरी को भेजा समुद्रगुप्त के पास परमिशन लेने के लिए कि भाई हमें एक बुद्धिस्ट टेम्पल बनाने की इजाजत दीजिए गया में, बोध गया में, और ये ग्रांटेड भी हुआ था, बखूबी इसका परमिशन मिलेगा ही इसको, ठीक है, राइट। एंड अ ह्यूज मोनास्टिक एस्टैब्लिशमेंट वहां पर एस्टैब्लिश भी हुआ, ठीक है, टेम्पल जो है वहां पर एस्टैब्लिश भी हुआ। इफ वी बिलीव द इयोलॉजिस्टिक इंस्क्रिप्शन फ्रॉम अलाहाबाद इट वुड अपीयर दैट समुद्रगुप्त नेवर न्यू एनी डिफिट एंड इन दिस सेंस ही इज कॉल्ड एज नेपोलियन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब नेपोलियन की कहानी भी आपको पता ही है, बैटल ऑफ वाटरलू, ठीक है, याद है, 8वीं कक्षा में पढ़ाया था आपको बैटल ऑफ वाटरलू, नहीं सर याद होगा, नेपोलियन बोनापार्ट किसी को याद नहीं होगा, याद है तो सर बहुत बढ़िया। सर कॉर्सिका नहीं याद है, जाने दीजिए, बैटल ऑफ वाटरलू, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अब नेपोलियन ऑफ इंडिया क्यों कहा गया है, आपको पता है, जैसे नेपोलियन जो था यूरोप का नेपोलियन, उसने भी कभी हार का सामना नहीं किया था, ठीक है, राइट। और बैटल ऑफ वाटरलू में उसकी हार होती है जब वो रशिया में अटैक करता है और वहाँ की ठंड जो है उसकी आर्मी सह नहीं पाती और उसको पीछे आना पड़ता है, ऐसा कुछ था, ठीक है। तो नेपोलियन ऑफ इंडिया क्यों कहा गया है, अब मालूम पड़ा, क्योंकि नेपोलियन की तरह समुद्रगुप्त ने कभी भी हार का स्वाद नहीं चखा था। देखो ये मैं नहीं कहता, ये राइटर कह रहा है, क्या लिखा है, लिखा है उसके इंस्क्रिप्शन से मालूम पड़ता है, इट वुड अपीयर दैट समुद्रगुप्त नेवर न्यू एनी डिफीट एंड इन दिस सेंस ही इज कॉल्ड एज नेपोलियन ऑफ इंडिया। देयर इज नो डाउट समुद्रगुप्त forcibly unified the greater part of India under him and his power was felt in a much larger area, ठीक है, राइट। ये कुछ कॉइन्स है चंद्रगुप्त 1 के, समुद्रगुप्त के और चंद्रगुप्त 2 के, ये कुछ कॉइन्स है, हालांकि आपको यहाँ पर कुछ दिखेगा नहीं ऐसे, क्योंकि ये जेरोक्स में से मैंने इसको पीपीटी बनाया है तो शायद आपको नहीं दिखेगा, लेकिन आप ये देखिए, ये गरुड़ है, ये एक बर्ड है, देखो ये एक बर्ड है, इसको गरुड़ कॉइन कहा जाता है, जो हमें कहाँ से मिला है, यूपी से मिला है, ठीक है। और ये कोई राजा है, मुझे नहीं पता, लेकिन शायद ये चंद्रगुप्त ही है, तो ये गरुड़ कॉइन है। यहाँ पर देखिए समुद्रगुप्त जो है अपनी वाइफ के साथ यहाँ पर जो डिपिक्ट किया गया है, राइट। तो ये कुछ कॉइन्स हैं जो हमें मिले हैं, ठीक है। अब समुद्रगुप्त खत्म होता है यहाँ पर, नेक्स्ट क्लास में जो है इनका ही सक्सेसर, ठीक है, चंद्रगुप्त 2, मतलब अगेन एक महान राजा, उनके बारे में पढ़ेंगे, ओके, ठीक है, वन ऑफ द सक्सेसर्स है ये, इनके बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ओके। और बहुत सारी कहानी है चंद्रगुप्त के बारे में, तो वो भी पढ़ेंगे, और फिर फॉल ऑफ एम्पायर, राइट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा लेक्चर, ठीक है।